डियर स्टूडेंट्स, विठल भाई पटेल शिक्षा सदन इंटरमीडिएट कॉलेज की जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 11 के जीव विज्ञान के पहले चैप्टर में सजीव का टॉपिक ले रहे हैं और पहला टॉपिक उसमें आपका सजीव, यानी सजीव क्या है, सजीव कहते किसको, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। देखिए, सजीव के बारे में हम जान लेते हैं। सजीव जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है। यानी जो सजीव होता है वो सजीव हमारा क्या है, जीवों एवं रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है। दूसरे शब्दों में अगर इसको हम कह लें तो दूसरे शब्दों में हो जाएगा जैव दशा। जैव दशा का मतलब होता है लिविंगनेस यानी जैव दशा, जीवन की दशा, या एक सक्रिय एवं अत्यधिक संगठित पदार्थ जीव द्रव्य में ऊर्जा की निरंतर क्षतिपूर्ति की क्षमता है। कहने का मतलब कि जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य ही ऊर्जा का संचार करता है इसमें, जीवों में, जिससे उस जीव में क्या होता है, जीवन का संचार होता है। उसके बाद देखिए, हम ये कह सकते हैं अतः जीव द्रव्य सदैव सक्रिय रहने वाली एक परिवर्तनशील अवस्था है। यानी जो जीव द्रव्य क्या है, सदैव सक्रिय रहने वाली एक परिवर्तनशील अवस्था है। यानी जीव द्रव्य सदैव परिवर्तनशील रहता है। अगर जीव द्रव्य परिवर्तनशील नहीं रहेगा तो जीवन की कोई भी क्रियाएं संचालित नहीं होंगी। अच्छा, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य क्या है? जीव भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो जीव है, कोई भी, मान लीजिए जीव छोड़िए, कोई भी वस्तु है, उसके मध्य जो भौतिक और रासायनिक पदार्थों के मध्य जो एक क्रिया कोई प्रदर्शित हो रही है, उस क्रिया की जो शुरुआती दौर है, उस क्रिया की जो इकाई है, उस क्रिया को प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा, कौन करता है? जीव द्रव्य कहलाता है। तो जीव भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई को प्रदर्शित करता है, जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। और सजीव की सजीवता, किसी वस्तु की सजीवता जीव द्रव्य पर ही निर्भर करती है। अब देखिए, मान लीजिए दो वस्तु रखी है। मान लीजिए ये कुत्ता है और ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा, ये दो वस्तु है, ठीक है। अब इन दोनों वस्तुओं को हम कह दें कि इसमें सजीव कौन है, तो भाई अगर ये कह दें कि ये भी सजीव है, ये भी सजीव है, तो अगर ये सजीव है तो कैसे सजीव है, और ये सजीव है तो कैसे सजीव है। यानी दोनों को बताने के लिए, समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कैसे सजीव है, सजीव का मतलब क्या है, वो किस प्रकार से सजीव है, सजीव में कौन सी क्रियाएं होती हैं जिससे कि हम इसको सजीव कह सकते हैं और इसको निर्जीव कह सकते हैं। तो सजीव और निर्जीव को बताने के लिए पहले सजीव और के मूल लक्षणों को जानना आवश्यक है। देखिए, पहले सजीव के हम लक्षणों को जान लेते हैं कि सजीव अगर कोई वस्तु है तो वो किस प्रकार से क्या है, सजीव। मान लीजिए कि ये सजीव है, कोई वस्तु है सजीव, ये सजीव नामक कोई वस्तु है। अब इस सजीव में क्या है, आकृति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, गमन,
गमन, प्रजनन, संवेदनशीलता। किसी भी वस्तु को सजीव कहने के लिए, सजीव बताने के लिए उसमें सजीवता के क्या मूल लक्षण हैं उसको समझना पहले बहुत आवश्यक है। जैसे ये सजीव कोई वस्तु है, तो अगर ये कोई वस्तु है, इसको अगर हम कह रहे हैं कि ये सजीव है, तो ये किस प्रकार से सजीव है? भाई सजीव बताने के लिए उसको बताना भी पड़ेगा ना कि किस प्रकार से सजीव है। तो मान लीजिए कोई वस्तु सजीव है, तो उस सजीव वस्तु में क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं जिससे हम उसको कह सकते हैं कि सजीव है। उसमें आकृति होगी, वृद्धि होगी, पोषण होगा, श्वसन होगा, गमन होगा, प्रजनन होगा, संवेदनशीलता होगी। आकृति एवं माप। जीवों की, अब आकृति एवं माप देख लेते हैं कि जीवों की विभिन्न कोशिकाएं मिलकर, जीवों की विभिन्न कोशिकाएं मिलकर एक विशेष रचना का निर्माण करती हैं, जिससे कि उस जीव की आकृति निश्चित होती है। वो कैसे? मान लीजिए ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ठीक है, ये कुत्ता है, और ये कह लें कि लोहे का पत्थर है, ये लोहा है, ये लोहा, ये कुत्ता है और ये लोहा है। इस लोहे की जो भी आकृति होगी, पहले से छोटा है, बड़ा है, जैसी भी आकृति होगी, जैसा इसको निर्धारित किया गया है, ये आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, जिस प्रकार से ये लोहे का टुकड़ा होगा उस प्रकार से ये अगर इसको हम रख देंगे तो उसी प्रकार से ये रखा रहेगा। लेकिन अगर इस कुत्ते की बात करें हम, तो क्या ये कुत्ता उसी प्रकार से रखा रहेगा? कोई कुत्ता है, या कुत्ता छोड़िए दूसरा कोई जंतु है, अगर जिस प्रकार वो है क्या उसी प्रकार वो रहेगा? उस प्रकार नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सजीवता के लक्षण पाए गए हैं। और वो कैसे पाए गए हैं? ये जितने भी लक्षण हैं वो इस कुत्ते में अगर हैं तो ये सजीव है। भाई कुत्ता भी छोटा है, फिर वो बड़ा होगा, उसके शारीरिक अंगों का विकास होगा, उसके अंग बढ़ेंगे। अगर वो बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो सजीव है। अगर ये भी बढ़ता, ये सारी क्रियाएं इसमें भी होती, तो इसका मतलब ये भी सजीव है। अब दूसरा पॉइंट देखिए वृद्धि का। देखिए वृद्धि, कोई भी सजीव वस्तु है उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि किस प्रकार? जैसा कि अभी मैंने बताया, ये एग्जांपल लोहा और कुत्ता का, कि जिस प्रकार से कुत्ते में वृद्धि होती है, वो आज अगर उसको हम देख रहे हैं तो 10 दिन बाद उसके शारीरिक अंगों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन अगर इस लोहे का टुकड़ा जैसा रख दिया है, अगर उसको देखें तो जो कहते हैं वो रखा रहेगा। और जीवों में क्या होता है? जीवों में भार और उसकी संख्या में वृद्धि होती है। अगर आज ये 10 किलो है तो कल ये 8 किलो भी हो सकता है, 12 किलो भी हो सकता है, 14 किलो भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको हमने 8 केजी का रख दिया है कहीं पर, तो ये 8 केजी ही रहेगा। अगर ये 12 केजी है, अगर इसको 10 दिन बाद फिर से वेट किया जाए तो ये 11-13 केजी हो सकता है, लेकिन ये 8 केजी का 8 केजी ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवों में वृद्धि भी होती है। अगला पॉइंट आता है हमारा पोषण। अगला पॉइंट क्या है? पोषण। कोई भी जीव हो, उसमें जीवन संबंधी जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से हमको मिलेगी? वो ऊर्जा हमको भोजन से प्राप्त होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का पाचन होता है और शोषण होता है, श्वैणीकरण होता है, और वो पोषक पदार्थ रक्त के द्वारा रुधिर केशिकाओं से जीव द्रव्य में आत्मसात हो जाता है, जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है, तब हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये क्या है? ये पोषण, यानी कोई भी जीव को जैविक क्रियाओं का संचालन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? पोषण से मिलेगी, भोजन से मिलेगी। अब ये पोषण का कोई भी माध्यम हो सकता है। देखिए, प्रत्येक जीव अपने पोषण के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। इसमें पोषण में जीव स्वपोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। विषमपोषी, स्वपोषी ये हरे पेड़ पौधे होते हैं। कौन से होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पादप ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और पोषण करते हैं। विषमपोषी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पादपों पर भी निर्भर करते हैं। उसमें मृतोपजीवी, परजीवी, अपघटक, इस प्रकार से ये विषमपोषी में आते हैं। अगली बात कर लें हम श्वसन की। अगली बात करते हैं श्वसन की। जीवधारियों में श्वसन हर समय होता रहता है। जीवधारियों में श्वसन हर समय होता रहता है। वायुमंडल से O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना। इस क्रिया में कोशिका में स्थित कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, इनका ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा का उपयोग जीव अपने जैविक क्रियाओं में करते हैं। अगली बात कर लेते हैं गमन। अगर वो सजीव है तो उसमें गमन होता है। गमन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जाएगा और अपने शारीरिक अंगों को वो हिला डुला सकता है। अगर निर्जीव है तो निर्जीव जिस प्रकार से हम रख देंगे उसी प्रकार से रखा रहेगा, लेकिन अगर सजीव है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है। अपनी शारीरिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है और अपने शारीरिक अंगों को हिला सकता है। जलीय जंतु है, जलीय जंतु में जो गमन करने वाले अंग होते हैं वो दूसरे होते हैं। उनमें मान लीजिए मछली है तो मछली का जो गमनांगक होता है, जलीय जंतु है मछली, उसका जो गमनांगक होता है, यानी गमन करने वाले अंग होते हैं, उसमें फिन्स होते हैं, पक होते हैं, जिसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। हाथी है, घोड़ा है, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करने के लिए इनके पैर होते हैं। जलीय जंतु संघ प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय प्राणी, मान लीजिए युगलीना है, अमीबा है, वो गमन करने के लिए उसमें फ्लैजला होते हैं, कशाप, कशाबिकाएं, रोमा, ये सब होते हैं। तो जो भी सजीव है उसमें गमन की क्रिया होती है। अगली बात अगर हम कर लें प्रजनन की, जीवों में जनन के द्वारा, जीवों में जनन क्रिया के द्वारा अपने जैसे
जीव को पैदा करने की प्रचुर क्षमता होती है। यानी कोई भी जीव है वो जनन क्रिया के द्वारा अपने जैसा जीव पैदा कर सकता है, उसमें ये प्रचुर क्षमता होती है कि अपने जैसा जीव पैदा कर ले। देखिए जीवों में जनन दो माध्यम से होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जीवों के लैंगिक भागों से जो उसका जननिक भाग है उससे नर और मादा युग्मकों का जनरेशन होता है। नर और मादा युग्मक निकलते हैं और वो नर और मादा युग्मक संयुग्मित होकर के निषेचन की क्रिया करते हैं। उसके बाद युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है, शिशु बनता है। तो इस प्रकार से वो नया जीव की उत्पत्ति करता है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अलैंगिक जनन में उस जीव की शरीर के किसी भी जननिक भाग से कोई कोशिका परिवर्तित होकर उस कोशिका में जनन की क्रिया संपादित होकर के एक नया जीव बना लेता है। क्या बना लेता है? नया जीव बना लेता है। यह अलैंगिक जनन है। अगली बात करें संवेदनशीलता। कोई भी जंतु है उसमें संवेदनशीलता होती है। अगर ये मान लीजिए ये सजीव है, ये निर्जीव है, ये सजीव और ये निर्जीव। अगर कोई सजीव है, ये सजीव ठंडा गर्म महसूस कर सकता है, लेकिन निर्जीव ठंडा गर्म को महसूस नहीं कर सकता है। अगर इससे कोई बात की जाए कि हमारी बात को सुन सकता है और निर्जीव हमारी बात को सुन नहीं सकते, ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। इसमें सजीव में क्या उद्दीपन होता है, किसी क्रिया के प्रति अनुक्रिया होनी। इसके शरीर में कोई क्रिया हो रही है तो उसकी ये प्रतिक्रिया जरूर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवों में यानी सजीवों में संवेदनशीलता होती है।